प्रीवियस क्लास हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में देख चुके हैं। नहीं, बहुत सारा फ्री बॉडी डायग्राम देखे थे, आपके लिए थोड़ा याद आ जाएगा। तो ये कैसा फ्री बॉडी डायग्राम होता है? फ्री बॉडी डायग्राम में वो आइसोलेट द बॉडी फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट्स एंड शो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट विथ अप्रोप्रिएट डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फोर्स के बारे में तीन चीज जानने की जरूरत है उसका इफेक्ट जानने के लिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर मैग्नीट्यूड जानने की कोई बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। हम अभी फ्री बॉडी डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं? डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कोई बॉडी के ऊपर कितने टो फोर्स आ रहा है, कहाँ कहाँ पर आ रहा है, किस किस डायरेक्शन में आ रहा है, कितने टो फोर्स आ रहा है। जो भी फोर्स आ रहा है तो दो कैटेगरी का है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। बॉडी जिसको जिसको छुआ होगा वहां पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस आएगा, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। अच्छा, तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग ये सारा चीज देखें, कोई भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे करते हैं, कितने टो फोर्स आ रहा है, ये हम सब देख लिए। नाउ लेट अस सी एनालिसिस ऑफ बॉडी एट रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट में है उसका एनालिसिस करेंगे। कोई बॉडी रेस्ट में कब है? दो कंडीशन हो सकता है, इसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं आ रहा है, या फिर इतने सारे फोर्स आ रहे हैं कि सारे का रिजल्टेंट जीरो है, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी फोर्स नहीं आ रहा है तो नहीं हो सकता, कम से कम वेट तो आएगा नहीं। और अगर एक फोर्स आएगा तो बॉडी रेस्ट में तो नहीं रह सकता। कोई बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए मिनिमम कितना तो फोर्स चाहिए? मिनिमम दो से ज्यादा होने से भी होगा। जैसे हम लोग देख रहे थे बॉल को 3 फोर्स लग रहा था, मिनिमम 2 फोर्स चाहिए नहीं। तो पहला चीज हमें समझ में आया, when a body is at rest, the resultant of all forces acting on it is 0। नहीं, जितने सारे फोर्स आ रहे सारे का रिजल्टेंट हो गया 0, इसलिए रेस्ट में। अब ये नहीं कहेंगे कि कोई फोर्स नहीं आ रहा है, फोर्स आ रहा होगा। And what is the minimum number of forces required to keep the body at rest? 2. So minimum number of forces required to keep a body at rest is 2। एटलीस्ट 2 फोर्सेस चाहिए कोई बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए। कम से कम 2 फोर्स की जरूरत है नहीं। अच्छा, अगर 2 फोर्स की जरूरत है तो दोनों फोर्स में क्या रिलेशन होना चाहिए? शुड बी दे इन द सेम डायरेक्शन, नो, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। क्या एक 10 न्यूटन का दूसरा 20 न्यूटन का इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए? तो इक्वल एंड दोनों फोर्स कैसे होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। क्या उतना काफी? सोचो कि एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक के ऊपर में ऐसा एक फोर्स दिया 10 न्यूटन का, और इधर एक फोर्स दिया 10 न्यूटन का। क्या ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा? हाँ रहेगा नहीं, रेस्ट में रहेगा। मान लो फ्लोर पे रखा है तो ये रेस्ट में रहेगा नहीं। लेकिन सोचो तो ये एक डंडा है, यहाँ पे दे दिए फोर्स 10 न्यूटन का, यहाँ पे दे दिए फोर्स 10 न्यूटन का। क्या दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट नहीं है? हाँ है। क्या ये डंडा रेस्ट में रहेगा? तो घूमेगा। तो 2 फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होना काफी नहीं है कोई बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए। क्या चाहिए? दे मस्ट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो अलग अलग है, दे मस्ट एक्ट अलोंग द सेम लाइन। उनको सेम लाइन में एक्ट करना जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो क्या पता चला? 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। इसको थोड़ा घुमा देते हैं, चल तू ऐसे हो जा। ये गंदा दिख रहा है, इसको साफ करो। ये 10 न्यूटन का है और ये भी 10 न्यूटन का है। ये बॉडी तो अभी रहेगा नहीं, ये तो घूम जाएगा। कैसे घूम जाएगा? ऐसे घूम जाएगा नहीं। तो लिखेंगे 2
इक्वल एंड, और इफ थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, इफ टू फोर्सेस कीप ए बॉडी एट रेस्ट, then they must be equal and opposite. Equal and opposite. Not only that, और क्या होना चाहिए, and they must act along सेम लाइन। क्या ये बात समझ में आया? किसी को भी पूछोगे ना, जनरली बोल हाँ दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, वो तो बॉडी रेस्ट में रहेगा। नहीं नहीं नहीं, दोनों का सेम लाइन होना जरूरी है। जो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं इसको पकड़ना। जनरल मिसकंसेप्शन है कि कोई की बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा, वो रेस्ट में रहेगा। नो, रेस्ट में नहीं रहेगा। रहेगा कब? जब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बराबर है ना, दे आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन। ओके, तो नंबर 3, फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, अगर उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस आ रहे हैं तो ऊपर की तरफ जितना फोर्स होगा नीचे की तरफ उतना होना चाहिए, राइट की तरफ जितना फोर्स होगा लेफ्ट की तरफ उतना फोर्स होना चाहिए। नहीं, फॉर ए बॉडी एट रेस्ट नेट फोर्स in any direction must be 0। समझ में आ रहा है क्या? है ना, वो भी करेंगे। उसके बाद और एक चीज देख लेते हैं। जब हम किसी एक वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं, वो क्या रीडिंग देता है? हमारा वेट नहीं, हमारा नहीं, वेट देता है, मास देता है तो वेट देता है, जो भी है। इनफैक्ट वो नहीं देता है वेट, ये एक मिसकंसेप्शन है। उसको कैसे पता चलेगा तुम्हारा वेट कितना है? अगर किसी एक वेइंग मशीन पे खड़े होगे और एक डंडे से छत को पुश करोगे, रीडिंग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन तुम्हारा वेट बढ़ा क्या? तुम्हारा मास तो फिक्स है, वेट तो वही है। अगर कोई वेइंग मशीन पे खड़े होके ऊपर से कोई रस्सी झूल रहा है, उसको आप खींचोगे तो रीडिंग कम दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? नहीं, मतलब उसको तुम्हारा वेट से मतलब नहीं है, तुम कितना जोर से प्रेस कर रहे हो वही मतलब है। जोर से प्रेस करोगे तो ज्यादा रीडिंग देगा, कम जोर से प्रेस करोगे तो कम रीडिंग देगा। मतलब रीडिंग इन ए वेइंग मशीन इज नॉट द वेट। ये क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मशीन एंड द बॉडी। बॉडी उसके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स क्या दे रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज लिखना है, रीडिंग इन ए वेइंग मशीन is nothing but the contact force on machine। समझ में आ रहा है? ये बात है। चलो जितना समझे उसको अभी यूज करते एक एक करके, है ना। बढ़िया से देखना, ये कोई एक पुली है और इधर कोई आदमी इसको खींच के रखा है। ये आदमी इसको खींच के रखा है, और कैसे रखा है? स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन, द मैन स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन। और इधर कोई एक ब्लॉक झूल रहा है, कितना है? 10 kg मास का, और दिया है ये मैन का मास है 50 kg। ये हो गया क्या? ये हो गया मशीन, वेइंग मशीन। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कंसेप्चुअल डिफिकल्ट नहीं है, फॉर यू एज बिगिनर्स डिफिकल्ट, नहीं तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। ये आदमी अगर ये थ्रेड को छोड़ देगा तो ये धम करके गिर जाएगा। पकड़ के रखा है तो सब कुछ रेस्ट में, शांति में सब कुछ है। इन फिगर सोन
फाइंड रीडिंग इन वेइंग मशीन। समझ में आया? ठीक है, वेइंग मशीन में क्या रीडिंग होगा। अच्छा बताओ, अगर ये आदमी ये थ्रेड को छोड़ देगा, चुपचाप खड़ा रहेगा, रीडिंग क्या दिखाएगा? 50 kg। और न्यूटन में अगर कहेंगे तो 50 इंटू जी एम जी, जी को 10 लेते हैं हम लोग, तो हो गया 500 न्यूटन दिखाएगा। इसको इसे पकड़ के रखेगा तो रीडिंग वही 500 न्यूटन दिखाएगा कि ज्यादा दिखेगा कि कम? क्योंकि ये इधर से खींच के उठाने की कोशिश कर रहा है ना, उसको हल्का हो जाएगा कि नहीं आदमी? अगर इधर 50 kg वाला आदमी एक ब्लॉक टांग देंगे, ये तो झूलते रहेगा, मशीन पे कोई फोर्स आएगा ही नहीं। और इधर अगर 100 kg डाल देते उठ जाएगा ऊपर, नहीं? तो यहाँ पर क्या झूल रहा है वो डिसाइड करेगा कि नहीं, रीडिंग को अफेक्ट करेगा कि नहीं? कैसे अफेक्ट करेगा हमें देखना है। कोई एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझ जाओगे तो आगे की चीज आप लोग कर पाओगे। सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, 3 बॉडी डायग्राम ऑफ 10 kg। ये जो 10 kg का मास है भैया, ये तो हवा में लटका हुआ है, इट रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में? कितने तो फोर्स आ रहे हैं इसके ऊपर? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट किसके साथ है? थ्रेड के साथ है। थ्रेड इसको पुल करेगा कि पुश करेगा? पुल करेगा। थ्रेड मस्ट बी पुलिंग एंड विथ व्हाटएवर फोर्स द थ्रेड पुश, दैट इज कॉल्ड टेंशन, है कि नहीं? और क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कौन? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कैसा है? नीचे की तरफ। कितना है? अगर मास है 10 kg तो फोर्स कितना होगा? 10 इंटू जी, दैट इज 100 न्यूटन। मैं जी को 10 ले रहा हूं। अब ये ब्लॉक रेस्ट में है ना, एज ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो आप कहोगे रेस्ट में क्यों है? नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ जितना, नीचे की तरफ उतना। तो क्या कहोगे? टेंशन कितना है भैया? 100 न्यूटन। अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। क्या लिखेंगे? लिखेंगे अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ये बॉडी रेस्ट में है तो टी कितना हो गया? 100 न्यूटन। क्या समझ में आया? लेकिन हमें तो टी नहीं पूछा गया था, हमें पूछा गया था रीडिंग इन द मशीन। रीडिंग इन द मशीन क्या है? व्हाट इज रीडिंग इन द मशीन? थोड़ी देर पहले हम लोग डेफिनेशन देखे। इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन दी मशीन। मशीन के ऊपर क्या फोर्स दे रहा है, तो वो निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये आदमी मशीन के ऊपर जितना फोर्स दे रहा होगा, मशीन उसके ऊपर उतना ही फोर्स दे रहा होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। बताए थे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, whenever two bodies are in contact they exert equal and opposite forces on to each other। फिर वो कैंसिल क्यों नहीं होता था? Because they are acting on two different bodies। एक फोर्स इसके ऊपर आ रहा है, एक फोर्स उसके ऊपर आ रहा है, कैंसिल नहीं होते, है ना? हाँ जी मत करो, ये कंफ्यूजन तो +2 तक रह जाता है बच्चों का। Yesterday only I was asking some people, तो लोग पूरा उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, है ना? तो क्या देखे कि ये जो फोर्स है दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स दे रहे हैं, हमें आ गया। तो मशीन के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है? जितना फोर्स मैन के ऊपर आ रहा है। चलो मैन के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है देखते हैं। मैन का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन। चलो इस आदमी को देखो, ये आदमी के साथ क्या क्या फोर्सेस है, कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट में है, और थ्रेड को भी पकड़ा हुआ है, नहीं थ्रेड को भी पकड़ा हुआ है। तो हाउ मेनी कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर देयर? एक तो थ्रेड के साथ कॉन्टैक्ट में है, दूसरा मशीन के साथ। तो थ्रेड इसको पुल करता है कि पुश करता है? पुल करता है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम दिखाते हैं वो सारा फोर्स जो इस बॉडी के ऊपर आ रहा है। ये किसके ऊपर दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं। इसके ऊपर और क्या फोर्स आ रहा है? मशीन इसके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स दे रहा होगा, कितना फोर्स मालूम नहीं है, कॉल इट एफ। और दो ही तो कॉन्टैक्ट फोर्स थे, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी है। कौन सा? ग्रेविटी। वो कितना है? ये 50 kg का है ना, तो इट विल बी 50 इंटू जी और 500। और आदमी रेस्ट में है, मतलब अपवर्ड फोर्स मस्ट बी डाउनवर्ड फोर्स। तो क्या लिखेंगे? एज मैन इज एट रेस्ट, आप कहोगे अपवर्ड फोर्स
इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है आदमी के ऊपर? दो फोर्स है, टी है और एफ भी है, ये दोनों अपवर्ड है। डाउनवर्ड कौन है? 500। तो आप कहोगे टी प्लस एफ इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स 500। क्या टी पहले से मालूम है? यस, थोड़ी देर पहले हम लोग टी निकाल दिए थे। टी वॉज 100 न्यूटन, नहीं, टी वॉज 100 न्यूटन। सो 100 प्लस एफ इज इक्वल टू 500 और एफ कितना हो गया? 400 न्यूटन। तो रीडिंग क्या दिखाएगा? 40 केजी और 400 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? रीडिंग अभी 500 न्यूटन नहीं दिखाएगा। वेइंग मशीन डज नॉट रीड योर वेट, इट शोज व्हाट फोर्स यू आर प्रेसिंग। जितना फोर्स ये लगाया आदमी के ऊपर उतना ही फोर्स आदमी देगा वेइंग मशीन के ऊपर। तो वेइंग मशीन को कितना फोर्स में दबा रहा है वो? 400 न्यूटन में। क्या रीडिंग देगा? 400 न्यूटन। सो दैट इज व्हाट इज रीडिंग इन मशीन। क्या ऐसा दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो? पक्का? हाँ, चलिए देखें। मैं अब आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं, सिमिलर क्वेश्चन। अब क्या हुआ है, यहाँ पे दो पुली है, ये एक पुली है और ये दूसरा पुली है, ठीक है। अब हुआ यूं है कि यहाँ से कोई थ्रेड ऐसे आया है और एक थ्रेड ऐसे आया है और ये जो पहलवान है बीच में, ये क्या किया है? वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा तो है लेकिन रस्सी को पकड़ के रखा है, एंड स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन। और इधर झूल रहा है, मान लो कि 10 केजी का मास, और इधर झूल रहा है मान लो कि एक 20 केजी का मास। समझ में आया क्या? ये कुछ जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहा है, उसका लेफ्ट हैंड थोड़ा वीक है तो कम वेट लिया है, राइट हैंड स्ट्रांग है तो 20 केजी लिया है। पूछा है बताओ व्हाट इज द रीडिंग इन द मशीन। यू हैव टू फाइंड आउट द रीडिंग इन द मशीन। आदमी का वेट दिया हुआ है, क्या दिया आदमी का वेट? आदमी का वेट दिया है, ये दिया है 60 केजी। पहलवान आदमी है, 60 केजी का मैन है। ये हो गया मशीन। निकालो। फाइंड रीडिंग इन मशीन। समझ में आ रहा है? मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे डिफिकल्ट बनाते जाऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए। फाइंड द रीडिंग इन मशीन। तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? पहले बताओ, ये जो थ्रेड्स है, क्या यहाँ पर जो टेंशन होगा यहाँ पर वही टेंशन होगा? क्या यहाँ पर जो टेंशन होगा यहाँ पर वही टेंशन होगा? नो, दे आर डिफरेंट थ्रेड्स। तो इन दोनों का टेंशन बराबर होगा। चलो मान लो कि इसका टेंशन T1 है, इसका टेंशन T2 है, फिर प्रोसीड एंड डू। यू कैन डू इट। कर सकते हैं ना? चलिए करिए, यू कैन डू इट। चलिए तब तक मैं पुली को सुंदर बना देता हूँ। ये है पुली, ये पुली थोड़ा ऐसा है, ये ऐसा है, और ये ब्लॉक थोड़ा कहीं नहीं, ये नहीं रहेगा ब्लॉक। ये ब्लॉक ऐसा है, ये ब्लॉक ऐसा है, ये ब्लॉक ऐसा है, और ये आर्मी इज एंग्लो इंडियन। ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। चलिए आपको बताना है रीडिंग इन द मशीन। तो सीधे सीधे करते हैं, एक एक करके सबका फ्री बॉडी डायग्राम। पहले किसका फ्री बॉडी डायग्राम करना चाहेंगे? ब्लॉक्स का करें। 10 kg each, 8 rest।
ऐसे लिखेंगे और सीधे सीधे करेंगे। 10 kg के ऊपर फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ, वेट 10g दैट इज 100 न्यूटन। ऊपर की तरफ कोई टेंशन है तो पता चला T1 इज इक्वल टू 100। बाकी ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है, समझ में तो आता है। रेस्ट में मतलब अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ओ ये समझ में आ गया। फिर और कौन रेस्ट में है, 20 kg इज ऑल्सो एट रेस्ट। 20 kg इज एट रेस्ट, 20 kg इज एट रेस्ट और इसका टेंशन को T2 कहो और उसका वेट हो जाएगा 20g और 200 न्यूटन। मतलब T2 इज 200 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम करना है। Yes, sir. आ रहा है 30 kg आ रहा है। हाँ देखो क्या मस्त है। तो आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम मतलब तुम लोग अभी स्मार्ट हो गए। देखो कितना जल्दी जल्दी बनने लगा। मैं वो आदमी को लेके आता हूँ। तो ये आदमी है, ये ऐसा है। हम जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है। ये हाथ पे टेंशन आ रहा होगा T1 और ये हाथ को खींच रहा है T2 और यहाँ पर फोर्स है F और उसका अपना वेट भी तो है। वेट कितना है 60g और 600 न्यूटन। मैन एट रेस्ट, मैन एट रेस्ट। तो आप क्या कहोगे, F प्लस T1 प्लस T2 ये हो गया अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड हो गया 600। क्या बातें समझ में आ रहा है? ये फिजिक्स की चीजें आपको अच्छा लग रहा है कि बोरिंग बोरिंग है? अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना। देखो इसको व्हाट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है पढ़ेंगे सबका थोड़ा थोड़ा आइडिया देंगे। T1 प्लस T2 600। तो हमें F चाहिए था और T1 T2 का वैल्यू मालूम है। T1 इज 100, T2 इज 200, दोनों मिलके 300 गया उधर। तो F इज 300 न्यूटन। सो रीडिंग इन द मशीन विल बी 300 न्यूटन। अब थोड़ा क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाते हैं। चलो क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाते हैं। अब हुआ यूं है कि कोई एक थ्रेड है जो कि कुछ ऐसे लगा है। यहाँ पर एक पुली लगा है और यहाँ पर ये गया ऐसे। यहाँ पर लगा है दूसरा पुली, यहाँ पर लगा है 10 kg का मास। ऐसा दिया है, एवरीथिंग इज गिवन लाइक दिस। यहाँ पर लगा है मास m। समझ में? हियर क्वेश्चन है, पुलीज आर मासलेस, मतलब जो मास है बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल है। फाइंड m for which all remain at rest। सब कुछ रेस्ट में रहेगा। m का वैल्यू क्या होने से, बहुत वजनदार मास लगा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं खींच के नीचे। कितना लगाएंगे, बहुत हल्का लगाएंगे तो खींच लेगा ऊपर। कितना लगाएंगे, सब कुछ रेस्ट में रहेगा, कोई मूव नहीं करेगा। समझ में आया? क्वेश्चन इज अंडरस्टूड। चलिए अब हम निकालते हैं कि m का वैल्यू क्या होना चाहिए। थोड़ा मुझे ही करने दो, तुम लोग करने से ज्यादा समय ले लोगे। समझ लो और फिर करोगे। मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा तुम लोगों को करने के लिए। क्लियर? अब पहले 10 kg इज एट रेस्ट, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ किसका 10 kg। क्या कोई मुझे बताएगा हाउ मेनी फोर्सेस आर टू बी शोन ऑन 10 kg? 2 फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन है? टेंशन। एक ही तो कॉन्टैक्ट में है, बाकी तो हवा में लटका रहा है। और दूसरा उसका वेट है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो एट रेस्ट
क्या कहोगे आप? T must be equal to 100 न्यूटन। नाउ थिंक ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, अब देखेंगे थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम। आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से काटता हूँ और ये जो चीज बच गया उसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ। अरे नहीं, ये जो चीज बच गया इसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ। अब थोड़ा सोचना है, क्या ये थ्रेड में काट के ले आया था? पुली का तो कोई मास नहीं है, ब्लॉक ऐसे झूल रहा है। अब ये जो पुली एंड ब्लॉक वाला चीज है, इसके ऊपर कितने तो फोर्स आ रहे हैं? क्या ये थ्रेड इसको पुल कर रहा है? हाँ, ये थ्रेड ये भी पुल कर रहा है, बोथ ऑफ देम आर पुलिंग। और यहाँ पर अगर टेंशन T है, यहाँ पर कितना है? T है यहाँ पे, तो हर एक थ्रेड पुल कर रहे हैं। ये भी पुल कर रहा है, वो भी पुल कर रहा है। आर यू गेटिंग? और इसके अलावा इसका वेट भी तो है नहीं? तो क्या कहेंगे? एट रेस्ट डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स 2T। टेंशन इज 100 न्यूटन। बन गया ये 200 न्यूटन। जबकि m क्या है, g क्या है? g को 10 लेते हैं, तो m इंटू 10 इज इक्वल टू 200। मतलब m कितना है? 20 kg। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? 10 kg को बैलेंस करने के लिए इधर हम 20 kg लगा दिए। हाँ, कोई 20 kg का मार्क्स को उठाने के लिए अब 11 kg भी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये उठने लगेगा। 9 kg कर दोगे ये नीचे गिरने लगेगा। मान लो कि 20 kg को उठाने के आपको 200 न्यूटन फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। आपने कितना फोर्स लगाया? 100 न्यूटन, बिकॉज ऑफ नेसेसरी पुली अरेंजमेंट। वजन 10 चीज को आप ऊपर उठा रहे हो। है ना इंटरेस्टिंग? है ना? अच्छा, क्या ये मैं आप लोगों को ठीक ठाक समझा पाया? अंडरस्टूड? आई विल मेक इवन बेटर अरेंजमेंट टू शो यू नंबर्स। Suppose I talk about this case. Here is a thread, आया एक पुली से, फिर गया ऊपर, यहाँ पर लगा दूसरा पुली, फिर आया नीचे, यहाँ पे लगा तीसरा पुली, फिर गया ऊपर और लगा पुली, और यहाँ पे ब्लॉक झूल रहा है 5 kg का। ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए अभी दे सकता हूँ। पूछा क्या है? पूछा यह है कि यहां से कोई ब्लॉक झूल रहा है, क्या मास होने से ये रेस्ट में रहेगा? स्मार्ट हो तो फटाफट देख के बता सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m रिक्वायर्ड टू होल्ड इट एट रेस्ट? पुलीज आर massless. Pulleys are massless. Here pulleys are massless. और आप लोग बहुत स्मार्ट हो। Find m to keep all at rest. कोई बताएगा क्या? 20 kg। हाँ, 200 न्यूटन, दैट इज करेक्ट। तो मास पूछा है तो 20 kg आ गया ना पकड़ में? तरीका समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? ये बात है, समझ में आ रहा है? तो क्योंकि आपको समझ में आ गया तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा कितना हो जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर t t t t 4t और इधर एक t t इज इक्वल टू 5g, 4t इज इक्वल टू mg। तो थोड़ा क्लू में लिख देता हूं तो आप लोग कर लोगे, क्योंकि आप लोग आंसर बता चुके हो। तो t हो जाएगा 5g और 4t हो जाएगा mg और m हो जाएगा 20 kg। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Are you able to follow up? मैं देखो कितना स्क्वीज कर रहा हूँ धीरे धीरे आंसर को, देख के आंसर बताने की काबिल में आ गए तुम लोग। अभी सोचो, आपके घर की छत से एक हुक लगा है, इसको उखाड़ना है, इस हुक को उखाड़ना है। आप इसको उखाड़ने के लिए बहुत सारे पैंतरे लगाते हो, खींच के नीचे से उखाड़ना है, बाई मीन्स ऑफ रोप। पहला केस में आपने एक रस्सी यहाँ पे लगाया
और इसको पकड़ के झूल गया। ओ दूं कहां से आएगा, हाँ झूल गया। समझ में आया क्या? दूसरे केस में आपने एक रस्सी को तो लिया ऐसे, फंसाया इसमें, लेके आया और ये दोनों तरफ को, दोनों को पकड़ के, ये आदमी अब ये दोनों को पकड़ के झूल रहा है। तीसरे केस में ये रस्सी को क्या किया, ये हुक को निकालना था, ये रस्सी को यहां कहीं बांध दिया और पकड़ के झूल गया। कौन सा केस में वो आसानी से उखाड़ पाएगा ये हुक को? जिस केस में ज्यादा फोर्स आएगा। इधर भी वो झूल रहा है, इधर भी झूल रहा है, इधर भी झूल रहा है। कौन सा केस में? सोचो सोचो, ये ए है केस, ये बी है, ये सी है। दिमाग लगाना, खींच के उखाड़ना। अब ज्यादा से ज्यादा कितना खींच सकते हो? झूल जाओगे। झूल गए तीनों लोग। कौन सा केस में आसानी से उखड़ जाएगा? ए के केस में जितना इसका वेट है वही तो टेंशन है, वही फोर्स है। अगर इसका मास m है तो इसके ऊपर क्या फोर्स आएगा? इसके ऊपर पहले अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, ये आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, ये T है, ये mg है, तो T कितना हो गया? T हो गया mg। तो इसको खींचने वाला फोर्स भी तो T ही है। टेंशन इज सेम, टेंशन थ्रेड कैन ओनली पुल। थ्रेड इसको भी पुल कर रहा है, इसको भी पुल कर रहा है। इसका मतलब नहीं कि इसको पुल कर रहा है तो इसको उठा रहा है। नो, टेंशन ऑन द टू सेक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इसके ऊपर अभी क्या फोर्स आया? mg। ये आदमी जब झूल रहा है यहाँ पर टेंशन बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये T है और इसका वेट क्या है? mg। तो इस केस में सोचो, दोनों थ्रेड को पकड़ लिया है, वो सेम थ्रेड है तो टेंशन बराबर है। ऊपर की तरफ है 2T, नीचे की तरफ क्या है? mg। 2T इक्वल mg। और इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है? इसको ये वाला थ्रेड भी खींच रहा है और ये वाला थ्रेड भी खींच रहा है कि नहीं? तो इसके ऊपर क्या फोर्स है? वही mg। ऐसे करे या ऐसे करे कोई फर्क पड़ता है? फोर्स तो वही है। लेकिन इस केस में टेंशन कितना है? mg। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इसके ऊपर क्या फोर्स है? ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है। कितना फोर्स हुआ? 2mg, क्योंकि T इक्वल mg। कौन से केस में आसानी से उखड़ जाएगा? इस केस में क्लुक करके निकल जाएगा। इस केस में झूलते रहो, काम नहीं बनने वाला। थर्ड ऑप्शन में डिपेंड करता है वो दूसरा ऑब्जेक्ट कितना भारी है। दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ? ऑब्जेक्ट नहीं है ना, बांध दिए है ना इसको बांध दिया गया है। यहाँ पे थ्रेड को बांध दिया गया है। अच्छा। तो अगर कोई चीज उखाड़ना है तो एक तरफ थ्रेड को बांधो, दूसरी तरफ से खींचो तो जल्दी उखड़ जाएगा। दोनों को पकड़ के खींचने से जल्दी नहीं उखड़ेगा। इस केस में झूल जाने से जल्दी नहीं उखड़ेगा। उखड़ेगा कौन सा केस में? क्या आप फील कर पा रहे हो चीजों को? यस सर। हाँ, यही तो है अप्लाइड। अब जो सीखो उसको कैसे यूज करोगे। कोई चीज को उखाड़ना है, दीवार पे कोई कील लगा है, उखड़ नहीं रहा है, एक रस्सी लगाओ, एक जगह बांधो, दूसरी तरफ से खींचो, डबल टेंशन हो गया। जितना खींचोगे डबल फोर्स उसके ऊपर आएगा, ही नहीं आएगा। वही तो हो रहा था। यहाँ पर हम लोग झुलाए थे 5 kg, इसके ऊपर 4 गुना फोर्स आ रहा था, क्योंकि थ्रेड ऐसे ऐसे होके जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कितना फोर्स में, कौन सा केस में आसानी से उखड़ जाएगा? इन व्हिच केस द ये रिंग है, रिंग will come down or ring will detach from suspension thread easily। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया केस सी। क्योंकि इस केस में T कितना आएगा? mg। इस केस में फोर्स कितना आएगा? mg। इस केस में फोर्स कितना आया? mg प्लस mg, 2mg। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? देखो धीरे धीरे मैं तुम लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, गिर मत जाना। समझ में आ रहा है पूरा बढ़िया से? अच्छा, आगे चलो क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा देते हैं। अभी हुआ यूं है कि आप लोगों को बताना है कि इस केस में क्या होगा।
वहां पर सारा पुली मासलेस था, लेकिन अभी ये मासलेस नहीं है। कितना टेढ़ा है ये। ये पुली का मास है, ये पुली का मास है 6 kg, इसका मास है m। फाइंड m for which all remain at rest, all remain at rest। पुली का मास दे दिया, सारे रेस्ट में रहेंगे, m का वैल्यू क्या होने से क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम करना पड़ेगा नहीं। और क्या ये थ्रेड कंटिन्यूअस थ्रेड है? हाँ है। क्या टेंशन हर जगह बराबर होगा? हाँ बराबर होगा। तो चलो देखते हैं 6 kg एट रेस्ट में उसका फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। क्या कोई मुझे बताएगा 6 kg के ऊपर कितने ठो फोर्स आ रहा है इन द फ्री बॉडी डायग्राम? ध्यान से देखो, वही तो इम्पोर्टेंट है। 4 की 3 की 4। अरे हर कांटेक्ट पॉइंट में फोर्स होगा। ये थ्रेड क्या इसको पुल नहीं कर रहा है? कर रहा है। ये और ये सब पुल कर रहे हैं, और एक हो गया वेट नहीं। तो ये थ्रेड पुल कर रहा है, कितने जोर से मालूम नहीं है, लेकिन जो भी है यहाँ पे भी तो वही होगा। हर थ्रेड पुल करेगा। ये थ्रेड पुल करेगा कि पुश करेगा? ये भी पुल करेगा। कैसा है? टीम है, क्योंकि टेंशन तो हर जगह बराबर होता है। इसके अलावा और क्या है? वेट है उसका, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कितना है वेट? 6 kg है ना, तो 6g और 60 न्यूटन। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, मतलब T कितना है? 60 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? 2T इज इक्वल टू T प्लस 60। थ्रेड का अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, कैसे किया गया। नाउ m इज ऑल्सो एट रेस्ट। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m रिक्वायर्ड? क्या आप बता सकते हो m का वैल्यू क्या चाहिए? m एट रेस्ट, तो m का फ्री बॉडी डायग्राम किया जाए। m के ऊपर कितना तो टेंशन दिखाना चाहिए हमें? T एंड T। सर कभी इस थ्रेड में टेंशन आप नीचे दिखा रहे हैं, कभी ऊपर दिखा रहे हैं। हाँ, थ्रेड ओनली पुल्स। ये थ्रेड ऊपर वाले को नीचे खींच रहा है, नीचे वाले को ऊपर खींच रहा है। कोई रस्सी लगा के अगर हम दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, रस्सी में जो टेंशन है वो मेरे को तुम्हारे तरफ खींच रहा है, तुमको हमारे तरफ खींच रहा है कि नहीं? हाँ, और क्या है? उसका वेट है। मतलब डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। टेंशन कितना है? 60 न्यूटन। तो क्या हो गया ये? 120, और G को 10 ले लो तो 10m। तो m कितना हो गया? 12 kg। क्या बात समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग है कि नहीं? यस। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा और घुमाते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के देते हैं। हुआ यूं है कि यहाँ पर एक पुली है, पुली से थ्रेड आया, यहाँ पर दूसरा पुली है, और यहाँ से दूसरा थ्रेड आया, और यहाँ पर लगा है कोई ब्लॉक 4 kg का। पूछा है ये पुली को ऐसे बांध दिया गया है। इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। समझ में आया?
क्या करना है? कहना है all pulleys are massless. Find M for which all remain at rest. All remain at rest. सारे कोई रेस्ट में रहेगा, जिसके चलते सारे रेस्ट में रहेंगे। क्या होना चाहिए? सारे पुली मासलेस है। क्या यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन, यहाँ का सबका बराबर होगा? नहीं भाई, ये एक थ्रेड है, ये दूसरा थ्रेड है, टेंशन तो अलग अलग होंगे, नहीं? ठीक है। सी बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg। पहले देखते हैं कि बिना कुछ ज्यादा एक्सप्लेन किए तुम लोगों का बनता है क्या। तो यहाँ पर टेंशन कितना हुआ भाई? 40 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन कितना होगा? 40 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे टेंशन कितना होगा? सोचो, ये पुली भी तो रेस्ट में है, इसको ये ऊपर खींच रहा है और ये दोनों नीचे खींच रहे हैं। कितने में? 40 में। ये रेस्ट में, मतलब इसमें टेंशन कितना है? 80 न्यूटन। इसमें 80 हुआ तो इसमें कितना हुआ? 80। तो ये खींच रहा है 80 में, ये खींच रहा है 40 में, टोटल कितना हो गया? 120 इज इक्वल टू mg। वहां से m का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया? है ना? पकड़ में आया था? कर लिए थे तुम लोग? हाँ, देखो बढ़िया। गॉट इट नाउ? यस, डू इट। मेरे ख्याल से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। शुड आई वेट ए लिटिल? क्या है, सबको समझ में आया कि ये 12 kg होगा? करो करो करो, एक एक करके करो। पहले करना है 3D डायग्राम ऑफ 4 kg, और 4 kg में दिखाना है कि ये 4 kg है, इसका वेट है 4g, हम g में ही रखते हैं, और ऊपर की तरफ t है, तो t हो गया 4g। और ये पुली का कोई नाम दे दो। 3D डायग्राम ऑफ पुली p। पुली p के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है? एक इधर को आ रहा है T, और इधर को आ रहा है T, और यहाँ पर कुछ दूसरा फोर्स होगा। ये T है, ये T है, चलो T1 कह देते हैं। T1 तो ऊपर की तरफ क्या फोर्स होगा? कोई दूसरा थ्रेड है तो T2। तो T2 कितना हो गया? प्राइस ऑफ T1। इज इट नॉट 8g? समझ में आ रहा है? फिर 3D डायग्राम किसका देखना है? M का देखना है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M। चलिए M का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M। M के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है? एक तो उसका वेट, वो तो इनहेरेंटली प्रेजेंट है, और ये थ्रेड खींच रहा है T1 में, ये थ्रेड खींच रहा है T2 में, है कि नहीं? ये वाला थ्रेड खींच रहा हुआ T2 में। यहाँ का टेंशन को हम T1 बोल रहे हैं, और यहाँ का टेंशन को हम T2 बोल रहे हैं। यहाँ का टेंशन को T2 बोलेंगे, यहाँ का टेंशन को T1 बोलेंगे। हुआ क्या? T1 भी मालूम है, T2 भी मालूम है। सो mg इज इक्वल टू T1 प्लस T2 which is equal to 12g। g को खा गया, m का वैल्यू क्या आया? 12 kg। ये है मैकेनिक्स। तो m का वैल्यू हो गया 12 kg। सो इसे मिला m इज इक्वल टू 12 kg। मतलब इस किस्म की चीजें आपको हजम होने लगा है, नहीं? एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देके देखता हूं, कर पाते हो क्या? ये क्वेश्चन को आपको करना तो है, लेकिन एज ए होमवर्क। यहां पर हुआ है कि डिब्बा ऐसा है, एक डिब्बा, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है। यहां से कोई थ्रेड गया है ऐसे किसी एक पुली में, ठीक है?
और ये डिब्बा में एक होल है यहाँ पे, तो यहाँ से ये थ्रेड आया अंदर, यहाँ पे खड़ा है पहलवान और वो भी वेइंग मशीन के ऊपर, और पहलवान रस्सी को पकड़ के रखा है। क्या बात समझ में आया? छोड़ देगा तो दोनों गिर जाएंगे, गिर जाएंगे नहीं गिर जाएंगे? रस्सी को पकड़ के रखा है इसलिए तो रेस्ट में है। मुझे पता करना है व्हाट इज द रीडिंग इन द वेइंग मशीन। एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम करते हुए जाओगे। हमें पता करना है व्हाट इज द रीडिंग इन द वेइंग मशीन। क्या दिया है? आदमी का मास दिया है। मास ऑफ द बॉक्स is 20 kg. Mass of man is 60 kg. Find reading in weighing machine. आपको आंसर देना है चरण में। डोंट गिव एक्सप्लेनेशन, जस्ट गिव द आंसर। दे पाओगे? कोशिश करना। कैसे करेंगे? आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। नहीं बता दो, आदमी के ऊपर कितने फोर्स आ रहा है? 3। नहीं, एक तो वेट, दूसरा रिएक्शन फोर्स, और ये बॉक्स के ऊपर कितने फोर्स आ रहा है? 2। कैसे? एक तो हुआ ये खींच रहा है, ये तो नहीं खींच रहा है, ये तो नहीं लगा है बॉक्स के साथ, ये खींच रहा है। और क्या? ये आदमी के ऊपर दे रहा था, आदमी उसके ऊपर दे रहा होगा, और बॉक्स का अपना वेट। तो दो इक्वेशन निकलेगा। सॉल्व करना है, वो जो प्रेसिंग फोर्स है वही निकालना है। दैट इज व्हाट इज द रीडिंग। क्या कर पाओगे आप लोग? हाँ हाँ, तो ये हो गया। ठीक है, देखेंगे कैसे करते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन का गिव आंसर। क्या आंसर बता दूं मैं कि तुम लोग ट्राई करोगे? ट्राई करोगे। चलिए, तो आप लोग इसको बना दिए, समझ में आया? चलिए, और एक नया फोर्स देखेंगे। नया फोर्स देखने के लिए शायद सफिशिएंट टाइम नहीं होगा। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस, क्योंकि हमें देखना है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग कैसे काम करता है? खींचो छोड़ दो तो खींच के ले आता है ना। स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी देखना है, देखेंगे हम लोग। फिलहाल चलिए मैं आपको और एक दो क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। क्या पूछा है इसमें? पूछा ये है कि यहाँ पर लगा है 3 kg का मास और यहाँ पर लगा है 5 kg का मास, सब कुछ दिया हुआ है। If blocks are allowed to move, blocks are allowed to move, then 5 kg will go up or down, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? इधर 3 kg, इधर 5 kg, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा आपको बताना है। नहीं? देखने से तुरंत लगता क्या है? 5 kg नीचे जाएगा ऐसे लगता है? नहीं लगता? नहीं लगेगा, ध्यान से देखो। तरीका क्या है सोचने का कि कितना होने से रेस्ट में रहता है? उससे ज्यादा होगा तो नीचे, कम होगा तो कितना होने से रेस्ट में रहता है? ये सोच लो, यहाँ का टेंशन। 3 kg, 6 kg रेस्ट में रहता है। 5 kg रेस्ट में रहेगा क्या? क्या जाएगा ऊपर के नीचे? ऊपर जाएगा। 5 kg विल गो अप। तो आपको एनालिसिस करना है, मैं तो बता दिया एक क्वेश्चन, तुम लोग इसको करोगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ढेर सारे ब्लॉक रखे हुए हैं। ये एक ब्लॉक है, ये एक वेइंग मशीन है ना? ये दूसरा ब्लॉक है, और इसके नीचे और एक वेइंग मशीन है,
और ऐसे रखा गया। ये मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2। ऊपर वाला ब्लॉक का मास है 10 kg, नीचे वाले का है 15 kg। ये मशीन नंबर 1 और ये मशीन नंबर 2। क्या क्वेश्चन समझ में आया? Machines have no weight. Neglecting weight of machines, find their readings in Newton। समझ में आया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर एक थ्रेड है और इस थ्रेड से एक ब्लॉक झूल रहा है और इस ब्लॉक के नीचे और एक थ्रेड है, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक झूल रहा है। दिया है कि ये जो अरेंजमेंट है ये 2 kg का है और ये 3 kg का है। यहाँ पर टेंशन T1 है, यहाँ पर टेंशन T2 है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड T1 बाय T2 रेशियो क्या होगा पूछा। कौन सा टेंशन ज्यादा होगा, T1 वाला कि T2 वाला? T2 रेशियो पूछा है। T1 कितना होगा, T2 कितना होगा, दोनों का रेशियो बताओ। कर सकते हो? कितने सारा क्वेश्चन तो दे दिया तुम लोग। ठीक है, अब हुआ यूं है कि ये कोई एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। बस समझ में आना चाहिए, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ये गया ऐसे और यहाँ पर लगा पुली के साथ। नहीं, थोड़ा सा जस्ट मिनट, आई विल मेक ए लिटिल चेंज। ये करो, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक रखने से थोड़ा तुम लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। डंडा रख देते हैं, हल्का सा डंडा है, ये एक हल्का सा डंडा है और ये एक वैसा ही सिमिलर डंडा है, ठीक है। ये दोनों डंडे को हमने क्या किया कि ऐसा किया, इसके साथ एक पुली लगा है और एक थ्रेड ऐसे गया, इधर बांध दिया गया है और थ्रेड ऐसे गया, इधर बांध दिया गया है, फिर इधर गया, इधर ऐसे हुआ है, फिर ऐसे गया, फिर इधर ऐसे हुआ है, ये ऐसे है। अब देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दो डंडे है ना, ऐसा ऐसा करके पुली लगा है। क्वेश्चन क्या है? इधर कोई खींच रहा है F1 फोर्स में और इधर कोई खींच रहा है F2 फोर्स में। If pulleys are massless, find and system is at rest. Find F1 by F2, ये बताना है।
कोई इधर को खींच रहा है F1 में, कोई उधर को खींच रहा है और ये मूव नहीं कर रहा है, तो F1/F2 कितना होगा? समझ में आ रहा है? कर सकोगे ऐसा क्वेश्चन? फ्री बॉडी डायग्राम ट्राई करके देखना है, नहीं? लिख लो क्वेश्चन को। क्या समझ में आ गया? आ गया? चलिए, तो ये सारा क्वेश्चन को आप करो, हो सके तो मैं क्वेश्चन का नंबरिंग कर देता हूँ। हाँ, ये पहला था क्या? नहीं, ये था पहला, ये 1, क्वेश्चन नंबर 1 इधर वाला कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। गिव आंसर्स इन यूट्यूब चैनल। 1 2 3 4 5 देखते हैं। नंबर 1 का ये होगा, नंबर खाली डोंट गिव एक्सप्लेनेशन, ओनली आंसर्स। ओके, फिर मिलेंगे अगली क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।